हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चिवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई, आज हम करेंगे जो आपका लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम रहा ना, उसको डिस्कस करेंगे। जो आपका 2024 वाला पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। चारों जो उसके ऑप्शन है उनको डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके कि इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और ज़्यादा आने के चांसेस है, वो वाला टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता भी दूंगी कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। और एग्जाम के अभी आपके काफ़ी दिन आपको मिल गए हैं, इसलिए आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि जुलाई में जाकर अब आपका एग्जाम एग्जाम होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जिसकी भी ये रहती थी कि हमारा भी थोड़ा सा रहता है रिवीजन नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा टाइम और मिल गया, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सभी को ऑप्शन इसका जो आंसर है जरूर पता होगा, क्योंकि आपने पेपर देख लिया होगा। ये जो 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का जो नाम है, चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, थॉमस रेले। तो इसका जो नाम है थॉमस रेले है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक शिक्षा मॉडर्न हिस्ट्री का। और उसी से बने हुए जो आयोग है या समिति है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो एजुकेशन में से या फिर उनकी जो समिति आयोग होते हैं उनमें से जरूर क्वेश्चन यहाँ आता है हर बार। अभी भी इस पेपर में भी इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नोट कर लीजिए भाई, यहाँ हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एजुकेशन पूरी डिटेल, जहाँ से मदरसे स्टार्ट हुआ था बनना कलकत्ता में, उसके बाद जो भी कॉलेज स्कूल जितने भी बने वो सारी एजुकेशन पढ़नी है। जितने भी आयोग बने हैं, समिति बनी है, वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसमें है आपका थॉमस रेले। चार्ल्स वुड जो है वो 1854 में आया था ये आयोग। वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मैकेले है, उसका जो आयोग से समिति से तो कोई संबंध नहीं है, हाँ पर एजुकेशन से उसका काफी संबंध है। जो एजुकेशन के बारे में इसने काफी चर्चा की है, जो ये आंगल शिक्षा के बारे में काफी जोर देता है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर है, ये 1882 से 83 में आया था, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ये जो हंटर कमीशन आया था इसमें स्पेशल प्राथमिक शिक्षा पर जोर दी गई थी, ये आपको पता है। देखिए एक बार इसके बारे में आपको बता देती हूँ। टॉपिक क्या रहेगा ये, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। और इसके साथ ही रहेंगे इससे रिलेटेड जो आयोग या समिति है, आयोग और समिति। और जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, वो इसके आयोग से रिलेटेड है। आधुनिक शिक्षा में जो है मैकाले का रोल यहाँ पे है, ठीक है। और इसका समिति में इसका कोई भी रोल नहीं है। देखिए, ये जो आयोग है अभी हमने पढ़े, आयोग, ये सबसे पहला जो आयोग रहा था वो 1854 में आया था, ठीक है। जो चार्ल्स वुड लिखा हुआ है उसकी अध्यक्षता में लाया गया आयोग था चार्ल्स वुड की वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। इसके बाद सेकंड वाला जो आयोग था वो 1882 में था, ठीक है। 1882 में, जिसको हंटर कमीशन बोला गया, हंटर कमीशन, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ये लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट वो रहेगा 1902 में। अभी जो हमने पढ़ा जिसका आंसर दिया है रेले आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग लाया गया, रेले आयोग। तो ये है आपका रेले आयोग। तो रेले जो आयोग है ये किसकी अध्यक्षता में था, कर्जन। कौन था यहाँ पे, कर्जन के द्वारा इसका जो मेन कार्य हो रहा था वो कर्जन के द्वारा हो रहा था। इसने शिमला में पूरा एक बैठक बिठाई, सबको बुलाया, कॉलेज विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिस्कशन इसने किया था। मैकाले की जो शिक्षा है उसके बारे में इसने काफी निंदा की थी, उनको उसने गलत बताया था, उससे वो एग्री नहीं था, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना 1902 में जो रेले आयोग था उस वक्त कौन था, कर्जन था, उसी की अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा था। इसी के आधार पर 1904 में, इसी के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम।
तो ये आपको ना मिलान करने में, जैसे अभी पूछा गया पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, कौन सा किसकी अध्यक्षता में आया, वो पूछ लिया जाता है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपको ये 82 वाला पहले दे देंगे, डिस्पैच वाला बाद में दे देंगे, रिले वाला पहले, आपको पूछेंगे सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, आपको फिर इनको सीक्वेंस में लगाना, कब लगाओगे, तब आपको अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आपको पता होगा, इनके बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। तो 1904 के बाद विश्वविद्यालय आयोग के बाद एक आता है 1913 में सरकारी प्रस्ताव। जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनकी डिटेल जो इनके अंदर है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर आई, विश्वविद्यालयों के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया, उच्च शिक्षा के बारे में कहाँ बताया गया, व्यवसाय शिक्षा और साहित्य शिक्षा को अलग अलग कहाँ कहा गया, तो वो सारी डिटेल आपको पढ़नी है अच्छे से। मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। ठीक है, सरकारी प्रस्ताव। उसके बाद आपका 1917 में सैडलर आयोग, सैडलर आयोग, ये भी आपका आयोग था। ठीक है, 1917 के बाद 1929 में हार्टोंग समिति, हार्टोंग समिति, हार्टोंग समिति के बाद 1944 में सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है भाई आपके। उसके बाद फिर 1948 में राधा कृष्णन जो आयोग आया था उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कोठारी आयोग आपका आया था। ठीक है, कोठारी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा के बाद नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ऐसे करके यशपाल कमेटी आई थी, वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका थॉमस रेले है। जो 1902 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष का नाम था वो थॉमस रेले है। उस टाइम जो काम था, जो सारी चीजें थी वो कर्जन के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, अध्यक्ष ये था रेले। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है तथा उनके जो दिए गए कूट है उनकी सहायता से विकल्प आपको चुनना है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का वो टॉपिक है जो मैं हर बार कहती हूँ कि जो सीक्वेंस में लगाना पूछा ही पूछा जाता है। दूसरा, उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी जरूर होनी चाहिए। देखिए, इसमें आपको लगाना, आपको ये पता होना चाहिए वेवल योजना घटना कब होती है, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र कब दिया जाता है, डेट पूछ ली जाती है इसकी, स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, इसकी डेट पूछ ली जाती है आपसे डायरेक्टली, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई कब होती है, इसकी भी डेट पूछ ली जाती है। अब डेट नहीं पूछी तो आपको डेट पता होनी चाहिए, तभी तो सीक्वेंस में लगा सकते हो ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1885 से स्टार्ट स्टार्ट होता, पर मेनली जो घटनाएं पूछी जाती है ना आपसे, जो आपका 1915 में जो महात्मा गांधी का यहाँ आना होता है और ये जो अपने आंदोलन चंपारण खेड़ा सब चलाए जाते हैं ना, वहां से सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद जो है स्वराज, ये पूरा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे के सारे असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये सारी एक सीक्वेंस में आपको पता होनी चाहिए। कब आपके गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, मेन मेन चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की तीनों की डेट्स आपको पूछी जाती है, कौन सा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो एक सीरीज में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, वेवल योजना 1943, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र जो रहा था 22 दिसंबर 1939। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1923। उसके बाद मुस्लिम लीग की सीधी डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जो कार्रवाई हुई थी वो 1946 में। तो अभी सॉरी ये 1945। अभी आपको क्या लगा कि भाई पता चल रहा है, पहले नंबर पे स्वराज पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र है, तीसरे नंबर पे वेवल योजना और चौथे नंबर पे मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई है। तो ये सीरीज आपको पता होगी तो आपका आंसर भी राइट जाएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, स्वराज पार्टी का गठन सी है। उसके बाद कांग्रेस द्वारा मंत्री पद त्याग, तो ये आपका राइट ऑप्शन, ये दोनों जा रहे हैं। तो आपको दो तो कट करने होंगे, ये इन दो में से आपको देखना है। उसके बाद आपका फिर तीसरा जा रहा है क्या बोलते हैं वेवल योजना, तो ए जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ये है। देखिए,
ये वेवल कौन था? वायसराय था। लिन लिथगो के बाद जो वायसराय आया था वो वेवल आया था। पहले आया 43 में, वो भारत आया था। आने के बाद उसने यहाँ सिचुएशन देखी, लोगों की स्थिति जो देखी, वो बिल्कुल आजादी चाह रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनको चाहिए भी हमें आजादी चाहिए, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। और यहाँ पे आंदोलन छेड़ रखा उन्होंने, भारत छोड़ आंदोलन है, और वो सब उनका विद्रोह कर रहे हैं। तो वो वापस जाता है फिर कहाँ पे, जो है आपके लंदन में, वापस जाएगा इंग्लैंड में, वहां पे जाके पूरा डिस्कशन करके आएगा चर्चिल के साथ। यहाँ आने के बाद फिर वो अपनी बातें बताएगा। भी ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध बंद होता है, जैसे ही युद्ध बंद होता है, हम क्या करेंगे, आपको पूरी फ्रीडम देंगे, आप संविधान सभा का गठन, अपने संविधान का गठन कर सकते हैं। दूसरा, कि जो भी कार्यपालिका होगी उसमें 14 मेंबर होंगे, सिर्फ वायसराय और सेनापति जो रहेगा वो अंग्रेज रहेंगे, बाकी सारे भारतीय होंगे। अब हम अंग्रेज उसमें जो है अधिकारी नहीं रहेंगे। दूसरा, ये मुसलमान जो थे उनको 6 सीटें भी आरक्षित कर दी जाती है उसमें कार्यपालिका में। तो ये सारी चीजें वो लेके आया था, इसको वेवल योजना कहा जाता है। या इसके बारे में वेवल का जो योजना थी कि क्या रही है पूछ लिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस की जो मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, देखिए ये घटना आपको पता ही है। कांग्रेस ने जो है त्यागपत्र क्यों दिया था? 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र इसलिए दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनको बिना पूछे ही, भारतीयों से बिना अनुमति लिए ही, भारतीयों के जो सैनिक है, भारतीयों के जो अधिकारी, उनको बिना पूछे ही युद्ध में धकेल दिया था। ठीक है, जिससे इन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, भी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये चीज ध्यान रखना, मुक्ति दिवस अलग चीज है, प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन अलग चीज है। मुस्लिम ने क्या मनाया था इस दिन? मुक्ति दिवस। ये चीज आपको याद रखने की, सेम ही डेट है। और अंबेडकर के द्वारा इस दिन धन्यवाद दिवस मनाया गया था। अंबेडकर ने क्या मनाया था? धन्यवाद दिवस, इसके द्वारा धन्यवाद दिवस। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने, सेम 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने त्यागपत्र, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, और अंबेडकर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव, बोले तो धन्यवाद दिवस उस दिन पारित किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी का गठन। स्वराज्य पार्टी का जो गठन है, देखिए स्वराज्य पार्टी का गठन मार्च में होता है, मार्च 1923 में। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सभी जो भी नेता थे जो उसमें पूरा अपना सपोर्ट कर रहे थे, पूरा जी जान से उसके साथ थे, महात्मा गांधी जी के साथ थे, तो उन्होंने क्या किया, इसकी आलोचना की। ठीक है, और बाद में जो है चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने अलग से पार्टी बना ली थी, जिसको बोलते हैं आपकी स्वराज्य पार्टी। ठीक है, और इस पार्टी में जो अध्यक्ष रहे थे वो चित्तरंजन दास थे। अध्यक्ष पूछे तो चित्तरंजन दास। और आपसे पूछे कि सचिव या बोले प्रधानमंत्री कौन था, तो वो आपको बताना है मोतीलाल नेहरू। अन्य बहुत व्यक्ति थे पर मेन यही थे, जैसे विट्ठल भाई थे, ठीक है, आयंगर थे, जयकर थे, केलकर थे, वो सब इसके अंदर थे। पर जो इम्पोर्टेंट था वो आपका जो सचिव, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, ये क्यों गए थे उसके अंदर? इनका मेन मोटिव था कि भाई जो भी सरकार अपने कार्य कर रही है हम उनको अंजाम नहीं देने देंगे, उनके जो कार्य है उन विधानसभा में हम अड़ंगा, मतलब उनमें पैर अड़ाएंगे, हम कुछ करने ही नहीं देंगे। उनकी जो नीतियां है उनको क्या करेंगे, उनकी नीतियों को चेंज करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें ये चाहते थे। कुल मिला के अपनी जो नीतियां हैं हमारे हिसाब से चलाए, अपनी नीतियों को ना चलाए, इसलिए इन्होंने पार्टी बनाई थी। हो गया भाई। उसके बाद मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई है, ये हमने पढ़ लिया, 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई जो है 16-17 अगस्त, मेनली 16 अगस्त 1946 को, डेट भी याद रखनी है इसकी, 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया था,
डायरेक्ट अपनी सरकार बना ली थी। अपनी सरकार बनाई, फिर उन्होंने दंगे किए नौखली में, जो बंगाल में है इनके जो दंगे हैं मेनली हमें मतलब एक तरह से याद दिलाते कि इन्होंने कितने सारे लोगों की जाने गई थी इस दंगे में, जहां पर फिर गांधी जी ने अनशन धारण कर लिया था कि भाई या तो ये दंगे खत्म करो ना, मैं तो गया काम से। तो फिर वहां पे जो दंगे के लिए उसने अनशन धारण किया था, और जिसमें माउंट बेटन ने इनको उपाधि दी थी ना, जो वन बाउंड्री फोर्स वाली जो उपाधि है वो इसको यहीं पे मिली थी। ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। तो जी 1 को 2 से मिलान करना है, तो बुक्स आपको देखो, ये बुक्स जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, पुनर्जागरण पढ़ते हैं, तो बुक्स हमें मोस्टली दिखेंगी और याद हो जाती है। जब बार बार हम पुनर्जागरण टॉपिक आता है तो बार बार इनकी बुक्स भी याद करनी पड़ती है। तो मेन बुक जो है जिनसे आप क्वेश्चन मिलाते हैं बहुत आसानी से और आपको आता भी है, एक तो भाई आपको थॉमस मूर की जो यूटोपिया है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, तुरंत से याद आ जाती है। ठीक है। सर्वेंटीज की बुक जो डॉन कीजोट है, ये भी याद आ जाती है। विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। बचा कौन? एडमंड स्पेंसर, इसकी है फेरी क्वीन। तो आपका जो राइट आंसर जाने वाला है, राइट आंसर जाएगा आपका बी का आईवी। ठीक है, तो इसके हिसाब से सीधा आपका यही जा रहा है, सॉरी बी का है ना, बी का आईवी। ओके ओके, एक मिनट। पहले तो आपको ऑप्शन कट करने पड़ेंगे, बी का आईवी ये दो हैं, तो इनमें से देखना, तो ये वाले आपके कट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में से आपको मिलाना है। उसके बाद आपको ए का जाना है, ए का थर्ड के साथ, ए का थर्ड आप गए हैं, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट है। ठीक है, आप एक बार खुद से भी मिलान कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि आंसर मुझे पता होते हैं तो इनमें कोई गलत या सही मैं टिक कर दूं, तो वो बाद में आप एक बार देख लेना। आंसर यही है जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा होलेस्टीन व सेल्सबर्ग का प्रदेश पर्शिया में मिला लिया गया था? ये एक संधि हुई थी जिसको प्राग की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया है उसका और पर्शिया के बीच युद्ध शांत किया गया था, और जो होलेस्टीन और सेल्सबर्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है वो किसको दिला दिया गया था? वो पर्शिया को दिला दिया गया था। तो राइट आंसर है प्राग की संधि के अनुसार। ठीक है। पेरिस की संधि क्या है? पेरिस की संधि तो बहुत सारी सुनने को मिलती है, जैसे शांति सम्मेलन होता है, पेरिस की संधि, जलवायु से रिलेटेड बात होती है तो पेरिस की संधि, अमेरिका की क्रांति के बाद होती है तो पेरिस की संधि। तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप पेरिस की संधि के बारे में बताओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। जो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है फ्रांस और जर्मनी के साथ होती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच होती है, उनके युद्ध शांत करने के लिए संधि को कराया जाता है। किसकी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, और गैलेस्टाइन समझौता भी इन्हीं के बीच होता है। किसके बीच होगा भाई गैलेस्टाइन समझौता? आपके ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया के बीच होता है ये भी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया पर्सिया के बीच, सॉरी ये, और ये भी ऑस्ट्रेलिया पर्सिया के बीच, और ये फ्रैंकफर्ट वाली फ्रांस और जर्मनी के बीच, और पेरिस की तो बहुत सारी संधियां वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस वंश ने सुमेरियन व उक्कारियन साम्राज्य के स्थान पर प्रथम बेबीलोन राज्य की स्थापना की और बेबीलोन नगर को राजधानी बनाया? वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण टॉपिक देखो, एक मैंने आपको टॉपिक बताया आधुनिक शिक्षा, ठीक है। सेकंड वाला टॉपिक बता रही हूँ मैं, वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। थर्ड वाली जो चीजें हैं वो आपने पढ़नी है, स्पेशली मैसोपोटामिया और पुनर्जागरण टॉपिक, ये नोट करते जाओ। मैसोपोटामिया पढ़ के जाना, पुनर्जागरण तो 101% पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं। ठीक है, 1% तो देखो, 100% तो कुछ भी नहीं होता, 99 ही बोल सकते हैं। कॉल्टमाई, सामी, असीरियन, एमोराइट, ये जो वहाँ पे जनजाति थी, जातियां थी, ठीक है, राजवंश थे, तो उनमें से जो एमोराइट है ना, एमोराइट ने बेबीलोन राज्य की स्थापना कर और नगर को, उस नगर को जो है कैपिटल बनाया था। तो पूरा मेसोपोटामिया आपको अच्छे से 2 दिन बाद पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी 11वीं की बुक में भी है और मैंने इसको करा भी रखा है। निम्न में से किसने जिज ए मोहम्मद साई का संकलन करवाया था? जो जिज ए मोहम्मद साई है इसका संकलन किसने करवाया था? भाई शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासक था। सफदरजंग, ये अवध का नवाब था।
सूरजमल ये जाट राजा था। सवाई जयसिंह के द्वारा जिज ए मोहम्मद साई की जो है वो बुक का जो खगोलीय बुक का एक तरह से संकलन कराया गया, तो एक खगोल पर आधारित बुक है जिज ए मोहम्मद साई। और इसने 5 वेधशालाएं भी बनवाई थी, उनके बारे में पूछा जाता है। 5 वेधशालाएं किसने बनवाई थी? जंतर मंतर वो सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, अजमेर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है और जयपुर में है। ये पांचों की पांचों जंतर मंतर आपको वेधशालाएं पूछ ली जाती कि चार, आपको 4 दे दी, 3 राइट वाले ऑप्शन दे दिए, चौथा कोई और दे दिया। जैसे चौथा आपको दे दिया क्या दे दिया? चौथा आपको बम्बई दे दिया, मथु वो क्या बोलते हैं उसको, काम्पिल्य दे दिया, कुछ भी नाम कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपसे पूछे कहाँ पर नहीं है, तो आपको मेनली यही याद रखना है, दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, अजमेर में है, वाराणसी में है। 5 जंतर मंतर आपको याद रखने हैं इसके। सवाई जो उपाधि इनको जयसिंह को सवाई उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? पहले जो सवाई जयसिंह 2 थे, प्रथम भी है और एक जयसिंह सेकंड भी है, ठीक है। जो उसको उपाधि दी गई थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी सवाई उपाधि, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका तो राइट आंसर है आपका सवाई जयसिंह। शाह आलम, सफदरजंग, सूरजमल ये नहीं है। निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा? ये बात, ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो, या तो खून दो या आजादी दो, ठीक है। तो कौन कह रहा है कि मुझे क्या, जो या तो स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो भाई, मैं ऐसी गिल्ट घुटन जिंदगी में नहीं रह पाऊंगा। ये किसके द्वारा कहा गया? जो पैट्रिक हेनरी के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? रेतवाड़ी, ये वाला टॉपिक भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंग्रेजों के द्वारा एग्रीकल्चर कृषि में जो भी बदलाव किए गए थे, जो भू राजस्व व्यवस्था जो भी रही है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस होते हैं। इनकी जो 3 जो स्पेशली 3 व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट था वो, रेतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में फैली गई थी, कितने परसेंट पर इनका एरिया कवर किया गया था, कौन कौन इनके जनक रहे थे, और किसको जमीन दी गई थी, किस में किसको जमीन, मतलब जमींदारों को कौन सी जमीन दी गई थी, रेत में किसानों को जमीन दी गई थी, महालवाड़ी में पूरे गांव को जमीन दी गई थी। तो वो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसका जो रेतवाड़ी का मेन प्रवर्तक था, प्रवर्तक एक एक व्यवस्था के 3 3 4 4 थे, पर जो मेन हेड था वो कौन था? मुनरो था। ये मोलकम स्टोक्स, जेम्स मिल, इनका कोई संबंध ही नहीं है। किससे संबंध नहीं है? पूरी जो भू राजस्व व्यवस्था है उससे कोई संबंध ही नहीं है इनका, ये इसमें आते ही नहीं है, ठीक है। देखिए तीनों व्यवस्था है जो आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। पहले स्थाई है, सबसे पहले स्थाई है, स्थाई बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद रेतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी, देखिए जो रेत स्थाई बंदोबस्त है इसमें आपको ही पता है कि कौन था? कानवालिस। इसके अंदर कानवालिस है, मेन जो करता धरता है संभालने वाला कानवालिस है। रेतवाड़ी में मुनरो है, कैप्टन रीड है, इसमें जॉन शोर भी है, ठीक है। महालवाड़ी में कौन है? मार्टिन है, हॉल्ट मैकेंजी है। तो ये इसके अंदर और भी है, इसके अंदर जो है टॉमसन भी है, टॉमसन इसके अंदर है। इसके अंदर कौन है? चैपलिंग है, पिंगल है, विनीगेट है, एलिफिस्टन है, ये सारे इसके अंदर है। पर जो मेन हेड है वो मैंने आपको बताए हैं कि मेन हेड इनके अंदर यही है। और इन्होंने अलग अलग एरिया पर, इसमें कौन थी जमीन, किसको दी गई थी? जमींदारों को। यहाँ पे जो है किसानों का बड़ा शोषण हुआ था, शोषण यहाँ भी किसानों का सब जगह हो रहा है। यहाँ पे जमीन किसके पास थी? किसान, रेत किसानों के पास, ठीक है। यहाँ पे जमीन किसके पास थी? यहाँ पूरे गांव को दे दी गई थी, और जो टैक्स लेता था वो चौधरी लेता था, पूरे गांव के पास थी, ठीक है।
पूरे गांव के पास थी, और जो टैक्स लेता था वो चौधरी लेता था, उसका कमीशन होता था। जो लंबरदार होते ना, जो गांव का लंबरदार था, वो टैक्स लिया करता था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो एरिया था वो कितने परसेंट था? 51%। रेतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 51% रेत भी थी। सबसे ज्यादा पूछे ना, सबसे बड़ा एरिया किस पर था और सबसे कम किस पर था? 19% एरिया पर ये वाली व्यवस्था थी। 30% पर महालवाड़ी थी, ठीक है। 30% पर महालवाड़ी व्यवस्था, 51% पर रेतवाड़ी व्यवस्था, और आपका 19% पर स्थायी बंदोबस्त थी, ठीक है। ये पूरा डिटेल है इसके बारे में, अच्छे से आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास में सर्वप्रथम धातु की खोज हुई थी तो ताम्र की। सबसे पहले जो कॉपर आई थी, सबसे पहली मेटल जो रही थी वो क्या थी? ताम्र की रही थी, ठीक है। लोहा तो आपको पता ही है, उत्तरवैदिक काल में जाके आता है, जब उसके बाद खेती होती है, उसके बाद फिर मगध साम्राज्य, बड़े साम्राज्य बनते हैं, तो ये उत्तरवैदिक काल में आता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानव अधिकारों की घोषणा की गई है? देखो, अगर आपके यहाँ 26 लिखा होता तो आप 26 के साथ जाते, वैसे 27 अगस्त 1789 में आप इसके साथ जाते हो। कहीं कहीं इसका 26 भी आंसर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है 27 अगस्त 1789 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो फ्रांस की क्रांति भी आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, एक बार बस, बहुत डिटेल में नहीं जाना, एक बार इंपॉर्टेंट उसकी जो घटनाएं हैं, थोड़ी मेन घटनाएं जो होती, वो क्रांति कहाँ हो रही है, क्रांति कहाँ हो रही है, और क्रांति में कौन कौन मेन है, वो सब पॉइंट आपको याद करने हैं। थोड़ा थोड़ा पॉइंट को जरूर देखना है कि आप क्वेश्चन के जैसे सामने आए तो क्वेश्चन के साथ आप चले जाओ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है, ये आपका 11th के एनसीईआरटी में भी, और हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। इस्लाम से संबंधित सिद्धांत सोम से तात्पर्य क्या है? सोम क्या था? तो आपको चार बातें बताइए और ये बताना कि सोम का क्या मतलब है। इस्लाम के प्रत्येक अनुयायियों को रमजान माह के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास, रोजा रखना चाहिए, तो ये राइट है। रोजा जो उपवास है उसी को सोम कहा गया है, रोजा उपवास को ही सोम कहा गया है। इस्लाम के अनुयायी को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, ये अलग है। इस्लाम के अनुयायियों को प्रतिवर्ष अपनी आमदनी का 40वां भाग जक़ात में देना चाहिए, ये भी राइट है। राइट ये सारे हैं, पर हमसे पूछा गया है सोम का मतलब क्या है। प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का या मदीना, मतलब उनकी जो हज यात्रा है, एक बार जरूर जाना चाहिए, ये भी राइट है, ठीक है। पर इसकी जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट है। देखिए, निम्नलिखित नवाबों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित जो नवाब है, पहला जो नवाब रहेगा, देखो कुछ बुक्स में सादत अली खां की जगह शहादत खां है पहला, अली नहीं है उसके अंदर, ठीक है, शहादत है। पर इसमें जो क्वेश्चन में माना गया है वो शहादत अली खान फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद जो सफदरजंग है वो सेकंड है, उसके बाद जो सुजाउद्दौला वो थर्ड है, और जो आपका आसफ दौला है वो फोर्थ है। तो आप C A B और D इसके साथ आप जाओगे तो राइट आंसर आपका सेकंड है। ये अवध के नवाब है। एक ये इंपॉर्टेंट आपको जब एग्जाम में जाओ, बंगाल के जितने भी नवाब है सीरीज में पढ़ के जाना, पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था। फिर उसके बाद आपको प्लासी और बक्सर के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है। उसके बाद सेकंड अवध के नवाबों की सीरीज आपको पढ़ के जानी है। ये तो वो पॉइंट है कि जो आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा मेन मेन पॉइंट पढ़ के जाओ, बाकी डिटेल भी आपको पढ़ के जानी है अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। हार्टोंग समिति, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। हार्टोंग समिति है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच है, सेडलर कमीशन है, सार्जेंट योजना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये डिटेल में पढ़ाया है। हार्टोंग समिति 1929 में है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आपके चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था, ये आपका 1854 में है। सैडलर आपका 1917 में है। सार्जेंट आपका 1944 में है। तो आप अपना राइट आंसर के साथ जा सकते हैं कि भाई सबसे पहले 1917 आएगा, सॉरी 1854 आएगा बी,
बी के बाद आपका आएगा सी, जहां बी और सी है तो ये राइट आंसर आपका जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था? देखो, आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है, जब यहाँ पे अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में, और उस अधिवेशन के बाद जो भी बातें हुई थी और जो यहाँ से वो छोड़कर चला गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके, वहां से इसके बारे में पढ़ना शुरू करना है, और एंड तक जहां तक इनकी मृत्यु होती है और आजाद हिंद फौज के जो अन्य व्यक्ति है उनके लिए मुकदमा चलाया जाता है, उनके लिए बचाव समिति की जाती है, वो पूरा आपको सुभाष चंद्र बोस के टॉपिक में पढ़ना है और पूरी डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। देखो, इसने क्या किया था कि जापान ने इसको ये 2 द्वीप दिए थे, ठीक है, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, इसकी हेल्प के लिए 2 द्वीप दिए थे जापान ने। तो उसमें जो है एक निकोबार था और एक अंडमान, तो इसने उनका नाम चेंज करके क्या रखा था, निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था, और अंडमान का जो है शहीद द्वीप रखा था। ठीक है, शहीद द्वीप। तो ये सुभाष चंद्र बोस वाला पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर आपका ए जाता है। इसने अपनी जो है स्थाई सेना भी बनाई थी, अपनी अस्थाई सेना भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें मेन जो ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सेनापति है, रक्षा विभाग है, इन सब का मेन हेड ये खुद था। महिला विभाग में जो थी वो स्वामी लक्ष्मीनाथन बनाई गई थी, ठीक है, और प्रसार विभाग में जो था सी जो अय्यर था वो बनाया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, वित्त विभाग में एसी चटर्जी रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने, पूछ लेते हैं कि जो महिला विभाग में कौन थी, महिला विभाग के मेन हेड तो लक्ष्मी स्वामीनाथन रही है। और पूछा जाए आपको कि भाई जो एम ए अय्यर है वो किस विभाग से था, प्रचार प्रसार विभाग से था, और वित्त विभाग में से एसी चटर्जी रहे हैं। निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसे यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है? भाई इतने सारे यूनानी थे, इसमें चिकित्सक कौन रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो वो है आपका हिपोक्रेट। ठीक है, और ये तो ऐसे ही नाम भी ठीक से इनको नहीं दे रखे, कोई नहीं है, ये एरिस्टोक्रेटस नहीं है, अरस्तु था जो अरस्तु के बारे में, ये सुकरात है। सुकरात की अपनी कोई रचना स्पेशली बुक नहीं है, इसकी जो बातें हैं, इसके जो संवाद है वो जोनोफोन और प्लेटो की बुक्स के अंदर है। 1857 में द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है ये सारी बुक। 1857 वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो घटनाओं से इवेंट से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर जो वहाँ पे संभाल रहे थे, जैसे लक्ष्मीबाई है, और हजरत जीनत महल है, बहादुर शाह है, और क्या थे, क्या बोलते हैं, कुंवर सिंह है, इन सब के बारे में मतलब ये पूछा जाता कौन कौन घटनाओं को कहाँ संभाल रहा था। ठीक है, इन सब मेन हेड, उसके बाद अंग्रेज जो मेन मेन अंग्रेज रहे हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इवेंट्स घटनाएं पूछी जाएगी, मेन जो इनके हेड है उनके बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद जो है जो परिणाम है उनके बारे में पूछा जाता है, बुक्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो जो बुक्स है अशोक मेहता, इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका अशोक मेहता जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता ही है इसका कौन है, 1807, इसकी जो बुक है वो है 1807, इसकी बुक का नाम 1807 है। और जो अशोक मेहता की बुक है जो अभी हमने पढ़ी है ये है 1857, दी ग्रेट रिबेलियंस बुक रहेगी इसकी। और नेक्स्ट जो है द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवेल्ट ऑफ 1857, द सिपोई म्यूनिटी, इसकी बुक का नाम है द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसकी बुक का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूनिटी, इसकी जो बुक है
ए मिसिंग चैप्टर है, मतलब इसका तो चैप्टर ही मिसिंग है। सी एल सावर्स जो है भाई, सावर लेते लेते ना इसका तो चैप्टर ही मिस हो गया। ये तो बेचारा नहा के इतनी देर में आया बाहर, चैप्टर ही मिस हो गया। ऑफ द इंडियन म्यूनिटी इसकी बुक का नाम है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार आपको बताना है। इटली की जो घटनाएं हैं, इटली का एकीकरण किसने किया था? मैजिनी ने किया था, गेरिबाल्डी ने किया था। ये जो गेरिबाल्डी जो रहे एक सेनानी था, मैजिनी जो था एक राजनीतिक था, तो इनके द्वारा इसका जो है एकीकरण किया गया था। जर्मनी का बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है पहले नंबर पे प्लेम्बियर समझौता है, ठीक है। प्लेम्बियर समझौता डी जिसके अंदर है तो यही है। उसके बाद बी रहेगा आपका जूरिक की संधि, सी रहेगा आपका, सॉरी बी रहेगा विल्फ्रेंका की संधि, और सी रहेगा जूरिक की संधि, और ए रहेगा सदेवा का युद्ध। देखिए आप है ना कितना मर्जी पढ़ो, कितना भी मर्जी आपका सिलेबस दिया, देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपके थोड़े से सिलेबस से बाहर आते हैं, जो आपने उनके बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ा हुआ है। 3 से 4 क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैडम ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, देखो ये आते ही आते हैं बाहर से। 55 क्वेश्चन आपके, 55 से 56 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। आप ध्यान से मन लगा के बार बार रिवीजन करो तो 49-50 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा जो है उसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो रहे थे वो राजा राम मोहन राय रहे थे। और आत्मीय सभा की जो स्थापना होती है वो 1814 और कहीं की 1815 भी लिखा होता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग कौन थे? ब्रह्मंस मंडली के संस्थापक रहे हैं। केशव चंद्र जो सेन है ये ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे 1857 में, ठीक है। बाद में इन्होंने जो है इंडियन मिरर, शुभ भारत ये पत्र भी निकाला था। इंडियन मिरर के जो मेन थे हेड संस्थापक यही थे, और शुभ भारत ये पत्र भी इन्होंने निकाला था केशव चंद्र सेन ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती है, जैसे आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश, भारत का मार्टिन लूथर, मतलब ये जो टॉपिक है ना सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने यूट्यूब पे भी बहुत डिटेल में करा रखा है और ऐप पे भी इसका है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जिसमें आपको राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, हेनरी डेरिजो, जो एनी बेसेंट, और उसके बाद जो है आपका आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, और उसके बाद जो इस्लाम के जितने भी रहेंगे आंदोलन वो सारे आपको पढ़ने हैं टॉपिक के अंदर डिटेल में। 9 दिसंबर 1947 को निम्नलिखित में से संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वही कार्यकारी अध्यक्ष थे जो स्टार्टिंग में बने थे, तो वो कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। यही अस्थायी सदस्य थे। और जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये स्थायी सदस्य बने थे बाद में 11 को। और ये जो भीमराव अंबेडकर है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। और ये जो आचार्य कृपलानी है ये मूल अधिकारों के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके जो बोलते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष थे, रियासत समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद ये आपके स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। ये सारे पॉइंट किसके बारे में? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी ये रहे हैं, संचालन समिति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तो आपको ये वाला जब हम संविधान वाला टॉपिक है उसको जरूर पढ़ना है। संविधान की जो स्थापना है, संविधान का जब गठन हुआ है, इनकी डेट्स है, पहली बैठक कब हुई, सेकंड बैठक कब हुई, कितने इसके अंदर मेंबर रहे थे, कितने भारतीय थे, कितने रियासत से थे, वो सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद कौन किस समिति का मेन अध्यक्ष रहा है उसके बारे में पढ़ने, कितनी महिलाएं थी, कौन कौन महिलाएं थी, वो सारे पॉइंट्स आपको याद करने। कब संविधान बना, कब लागू हुआ, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई है? किसके मध्य हुई है बताओ भाई? सुरजी सिंधिया, ठीक है। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई है वो अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुई है।
अंग्रेज और सिंधिया के बीच ये संधि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा अंग्रेज और सिंधिया के। ठीक है, अंग्रेज और पेशवा के बीच पूछे तो कौन सी संधि हुई थी भाई? बसीन की संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी आपकी? बसीन की संधि हुई थी। अंग्रेज और भोसले के बीच हुई थी एक संधि, और एक संधि होती है आपके अंग्रेज और होलकर के बीच। एक मिनट, देखिए ये बसीन की संधि पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंग्रेज और पेशवा के बीच होती है। ठीक है, लास्ट बार पेशवा यहीं पेश हुए थे, बस गए थे, फिर उनका एंड हो गया था, और ये हुई थी 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज और भोसले और अंग्रेज और होलकर, ठीक है, ये हुई थी देवगांव की सॉरी, राजगढ़ की संधि, राजघाट की संधि, राजघाट की संधि, और भोसले के जो बीच हुई थी वो देवगांव की संधि। अक्सर पूछा जाता है इन संधियों के बारे में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी संधियां हुई है ना, मराठों की, पेशवाओं की, और जो भी युद्ध हुए हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपकी जो देवगांव की संधि है वो 17 दिसंबर 1803 को होती है। 17 दिसंबर, माइनर माइनर सा अंतर है, देखिए बिल्कुल इसमें जो ये दोनों है ये 1803 में होती है, ये 1806 में होती है। ये जो 1803 में दूसरे वाली होती है वो सूरजी अर्जुन की, वो 30 दिसंबर में होती है, 30 दिसंबर 1803। और ये होती है आपकी सीधी जाके 1806 में। तो ये 6 और 2 वाली तो याद रहती है हमेशा, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, 6 वाली 7 जनवरी को होती है, 7 जनवरी। एक बार दोबारा बताती हूँ अच्छे से। बसीन की संधि, ठीक है, बसीन की संधि किसके बीच हो रही है? पेशवा और अंग्रेज। 31 दिसंबर 1802। ठीक है, ये हो रही है दो में, बस 1802 याद रखना भाई, दो में हो रही है, डेट भी फिर भी 31 दिसंबर याद रखना, बस मेन आपको दो में होगी, बस इनकी ये याद हो गया। फिर आपको तीन में दो संधियां हो रही है 1803, एक तो 17 दिसंबर और एक आपका 30 दिसंबर 1803। ये जो दोनों है ना, ये आपको याद रखनी है, जो आपको कंफ्यूज करती है। एक तो आपकी देव गांव की संधि रहेगी, और एक आपकी सुरजी अर्जुन गांव की संधि रहेगी। ठीक है, ये आपकी है देव गांव की, अंग्रेज और भोसले। ये दो मेन याद रखने हैं आपको। ठीक है भाई, देव देव पहले आ गए, जो अर्जुन है वो बाद में आए। ठीक है, देव मतलब श्री कृष्ण के बारे में याद रखना, देव पहले आ गए, और जो श्री कृष्ण के मतलब जो आपके अर्जुन है वो बाद में आए। तो यहाँ याद रखना सुरजी अर्जुन की संधि, और ये जो रहेगी ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच। बचा कौन? कौन बचा फिर आपका? फिर आपके बच्चे होलकर। ठीक है, होलकर की जो संधि रही थी देवगांव होगी, और राजघाट की संधि। ठीक है, ये 17 जनवरी 1806, और इसमें थे अंग्रेज और होलकर, अंग्रेज और होलकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भाई ये चारों संधियां आपको अच्छे से याद रखनी है।
अभी हम 110 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें बाकी बचे जो क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम एसएसटी वाला पेपर भी करेंगे। तो उसको ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया उनको जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सको, रिवाइज कर सको। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।